हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम लग। तो कैसे हैं आप लोग? तो जल्दी से आप लोग क्लास में ज्वाइन होंगे और सभी को जल्दी से शेयर कर दीजिए। और आपका आज प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड है, यानी सेट नंबर 2 लेकर आए हैं। मैंने आपसे जैसे वादा किया था कि 10 प्रैक्टिस सेट आपको करवाएंगे, बिल्कुल धांसू 10 प्रैक्टिस सेट होंगे, जिसमें से आपसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। यानी बहुत ही अच्छे तरीके से, सरल तरीके से आप इजीली क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो चलिए, हम लोग पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसको हम लोग कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ने कहा है निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको मान ज्ञात करना है। आपके सामने क्वेश्चन है कि 980 डिवाइड बाई 35 मल्टीप्लाई 16 प्लस 4 माइनस 2 गुणे 2, है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं और इसके बाद आपको हम यहाँ पे करवाते हैं। तो 980 जो आपको दिया गया है, इसमें डिवाइड कितने को करना है, 35 का करना है। तो इसको 5 से हम अगर डिवाइड कर सकते हैं तो 5 सते 35, और यहाँ से 5 एकम 5 और 4 बचा, तो 5 नवा 45। यहाँ पर बचा 3 पंचक का 30, यानी यहाँ 6 हो जाएगा। अब ये 7 से काट सकते हैं क्या इसे, 7 दूनी 14 और 7 अठे 56, 28 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि 28 इसके बाद गुणे में क्या है, 16 है, गुणे में इसके बाद 16 है और प्लस में 4 है और माइनस 2 दूनी 4 है। तो 4 से 4 कट जाएगा, जब ये 2 दूनी 4 और 4 होगा, कट जाएगा। अब केवल 16 किसमें गुणा कराना है, तो 16 128 की 8 हासिल आया 12, 16 दुनिया 32 और 12 कितना होता है, जोड़ दीजिए, 2 2 4 3 1 4, यानी 448 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। तो बॉड मॉस से रिलेटेड था ये और आपने इसको इजीली बना लिया होगा। ठीक है, बॉड मॉस से रिलेटेड था, आपने इसको इजीली बना लिया होगा। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, है ना। जल्दी से इसको भी हम लोग लगा लेते हैं और अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है भाई, ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन और इसमें न्यूनतम वैल्यू बतानी होगी। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आप ध्यान से देख लीजिए। हमारे सामने क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी सो दैट 246 पी 48 इज डिजिबल, है ना, डिविजिबल बाई 8। मतलब एक ऐसी संख्या, एक ऐसी न्यूनतम पी का ऐसा न्यूनतम मान जो कि 246 पी 48 8 से विभाज्य हो जाती है। तो भैया 8 से विभाज्य होने का रूल क्या है कि इसके 3 अंक 8 से कटने चाहिए। तो 2 4 6। अब पी की वैल्यू हम ऐसी क्या माने कि 4 8 यानी 3 अंक कट जाएं। तो न्यूनतम वैल्यू अगर हम 0 भी रख देते हैं पी का मान, तो अगर हम पी का मान 0 मान लेते हैं तो 0 4 8 8 से बिल्कुल तरह से डिवाइड होता है, आराम से डिवाइड होगा। इसीलिए न्यूनतम मान पी का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, न्यूनतम पी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप यहाँ 1 रख के देख सकते हैं, 2 रख के, 3 रख के नहीं, जैसा न्यूनतम मान पूछेगा तो सबसे न्यूनतम मान यहाँ पर 0 ही रखने पर ये मान आपका बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अपना अगला प्रश्न क्या है, आपकी स्क्रीन पर जो है अगला प्रश्न हम लेकर आ रहे हैं। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। ये मैंने रोजगार विद अंकित का ही सेट उठाया है, आप देख सकते हैं, आपके सामने क्वेश्चन का आंसर भी दिया गया है और ये लगभग सिक्कों के क्वेश्चन है। तो आप इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करूँगा तो फट जाएगा, इसीलिए मैं इसको बड़ा नहीं करूँगा। ठीक है भाई, बड़ा नहीं करूँगा, थोड़ा सा ही इसको हमें इंक्रीज करूँगा तो भैया ज़्यादा दिक्कत आएगी, इसीलिए मैं इसको इंक्रीज नहीं कर रहा। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने मैं लगा दूँगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करके लगा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन को बड़ा करके थोड़ा सा लगा दिया है। अब यहाँ पर इसे आप कर सकते हैं। कह रहा है कि एक बैग में 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये मूल्य के सिक्के हैं। बैग में सिक्कों की कुल संख्या 240 है। 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये मूल्य के सिक्कों की संख्या 2 3 5 के अनुपात में है। बैग में कुल कितनी धनराशि है। तो चलिए कर लेते हैं भैया। सिक्कों का अनुपात कितना है, 2:3:5। 5 रुपये के 2, 10 रुपये के और ये 20 रुपये के, कुल संख्या, बैग में सिक्कों की कुल संख्या ये दी गई है 240 है। ठीक है, 240 है, तो मूल्य का अनुपात बताना है और हमारे हिसाब से जो सिक्कों की संख्या का अनुपात है वो इतना दिया है। तो यहाँ पर हम गुणा कर लेंगे, 2 5 6 10, यहाँ करेंगे 3 दहम 30
यहाँ पर करेंगे 5 दूनी 10, 100 रुपये ये हो गए, 30 रुपये ये हो गए, 10 रुपये ये हो गए, यानी यहाँ पर 140 रुपये टोटल होते हैं। लेकिन सिक्कों की संख्या है कितनी, 5 3 8 2 10, कह रहा सिक्कों की संख्या 10 है, लेकिन क्वेश्चन ने कहा 240 है, इससे कितने गुना ज़्यादा, इससे 24 गुना ज़्यादा। तो 140 रुपये ना होकर इससे 24 गुना ज़्यादा होंगे। तो 14 चौक 56 की 6, 14 दूनी 42, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, और 28 के बाद आप देखो 14 चौक 56 की 6, हासिल आया 5, 14 दूनी 28, 28 5 कितना होता है, आपको आराम से 33 होता है, यहाँ 33 रख दो और एक जीरो लगा दो, 3360 इसका आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो भी इसका हो आप देख सकते हैं, इसीलिए मैं इसके ऑप्शन लिया हूँ, इसीलिए मैंने इसके ऑप्शन लिया हूँ कि बाद में आपको दिक्कत ना हो, है ना। तो हम लोग जो है देखते हैं, क्लियर, हाँ देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसका जो मैं लास्ट में आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका कितना है, 3360 है, जो कि आपका यहाँ पर 3360 आया भी है। कैसे करना है, पहले सिक्कों का अनुपात दिया है, और ये नोट ये बता दिया कि भाई 2 रुपये के 5 सिक्के हैं, 3 रुपये के 10 सिक्के हैं, 5 रुपये के यहाँ पर 20 सिक्के हैं। तो सबका हमने गुणा कर लिया, गुणा करोगे तो ये मूल्य आ जाएगा टोटल। तो 140 रुपये आ रहा था, लेकिन सिक्कों की संख्या का अनुपात ये है और योग दिया था 240, तो हमने कंपेयर किया तो उससे 24 गुना ज़्यादा था, तो इसका जो मूल्य हो वो भी 24 गुना ज़्यादा होगा, यानी 3360 होगा। ठीक है, अब तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, थोड़ा सा आवाज़ आ रही होगी कहीं से, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है, आज दिक्कत तो है लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है। तो चलिए, ये अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है क्या आएगा इसका सही जवाब। एक जोड़ी जूते के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1200 रुपये है, यदि लाभ 15% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। भैया एक जोड़ी जूते का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर 1200 रुपये अंतर है, तो भैया यहाँ पर सीपी और विक्रय मूल्य के बीच यानी एसपी का जो अंतर है वो दिया है 1200। कह रहा कि यदि 15% का लाभ है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब भैया यहाँ सीपी और एसपी का अंतर दिया है। अब यहाँ पर अगर इसमें एसपी जोड़ते हैं, सीपी बराबर किसके 1200 प्लस में एसपी, तो ये हमारा क्रय मूल्य है। ठीक है, क्रय मूल्य है, समझ गए। अब हमको ये पता होना चाहिए कि भैया यदि लाभ 15% का है, लाभ 15% का है, तो भैया यहाँ पर बताओ। तो अगर लाभ 15% का है तो भैया यहाँ पर हमको पता है कि 15/100, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यानी अगर 20 रुपये क्रय मूल्य रहा होगा तो 3 के फ़ायदा यानी 23 में बेच रहा होगा। समझना अभी यहाँ प्रश्न को, समझने वाली बात है यहाँ पे प्रश्न की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये क्या हो गया, हमारा ये जो 20 रुपये दिया है ना, ये 20 रुपये हमारा क्या हो गया, ये सीपी हो गया, और 23 रुपये हमारा एसपी हो गया। तो दोनों का अंतर हमारे हिसाब से कितना है, 3, और क्वेश्चन ने कहा 3 नहीं 1200 है। इससे कितने गुना ज़्यादा, इससे 400 गुना ज़्यादा है। तो विक्रय मूल्य क्या चाहिए, 23 का 400 गुना चाहिए। 4 तिया 12 की 2, 4 दूनी 8, 1 9, यानी 9200, 9200 रुपये विक्रय मूल्य होगा, है ना। 9200 रुपये विक्रय मूल्य होगा। बिल्कुल क्लियर, ओके भाई, क्लियर, समझ में आया। 15 विक्रय मूल्य यानी अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, अब इसका 400 गुना कर दो 20 का, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8000। अब 8000 सीपी है और आपका 8000 सीपी है, इसके बाद यहीं पर 9200 क्या है आपका विक्रय मूल्य। दोनों का अंतर देख लो, खुद ही पता चल जाएगा, 1200 रुपये आ रहा है। ठीक है, क्लियर, आगे चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आपकी स्क्रीन पर हम लाते हैं, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये औसत स्कोर का है, आप आराम से इसे बना सकते हैं, आराम से इसे बना सकते हैं। इंग्लिश वाला मैं छुपा देता हूँ, मैं आपको हिंदी वाला ही दिखाता हूँ। क्वेश्चन ने कहा है कि आप अपनी 11वीं पारी में एक बल्लेबाज 77 रन बनाता है और जिससे उसका औसत 3 बढ़ जाता है। भैया ये बताओ, 11वीं पारी में 77 रन बनाता है तो इसका औसत क्या होगा 11वीं पारी का, औसत 7 होगा, औसत 7 होगा।
अगर औसत 7 होगा तो औसत जो है जिससे उसका औसत 11वीं पारी में 3 बढ़ गया है, तो पिछला जो होगा वो कितना होगा, औसत 4। पिछला क्या होगा, 4। तो अगर पिछला 4 होगा और 11वीं पारी में एक बल्लेबाज का 77 रन था स्कोर, तो भैया अगर अब इस हिसाब से 11वीं पारी में देखें कि क्या होगा, अगर बढ़ा ना होता तो 44 रन होता, अगर बढ़ा ना होता औसत 3 तो 44 रन होता। तो ये बताओ, अब ये 44 रन बिना बढ़े हुए है, तो 11वीं पारी के बाद का औसत स्कोर पूछा है, तो इसमें 3 बढ़ गया है, तो इसको जोड़ दो, यानी हमारे पास इसका 47 औसत स्कोर होगा। कितना होगा, 47 होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 47 इज राइट आंसर। 47 इज राइट आंसर। क्लियर, समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। समझ में आया कि नहीं आया, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आपको मैंने बताया कि इसको आपको ऐसे करना है। कैसे करना है, ध्यान से देखो। 11वीं पारी में 77 रन, तो इसका आप भाग करोगे तो 7 आपका औसत था, लेकिन औसत 3 बढ़ रहा है, तो मतलब पहले वाला औसत कितना था, 4। अगर 11वीं पारी में 4 औसत था तो टोटल रन कितने बनाए, औसत कितना बनाया, 44। लेकिन उसने कहा 11वीं पारी में अगर होता तो 44 आंसर आता, लेकिन 11वीं पारी के बाद का पूछा है तो 3 जुड़ जाएगा, अर्थात 47। लेकिन अगर 11वीं पारी के पहले पूछता तो ये 3 घट जाता, यानी 41 आ जाता, समझे। लेकिन बात पूछा तो 47 आ जाएगा, 11वीं पारी का ही पूछता तो 44 आ जाता, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यानी हमने ऑलरेडी 5 कर लिए, 1 2 3 4 5 6 वाला क्वेश्चन करते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर रहा 6वां क्वेश्चन। अब इसको बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं, तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए और इसको बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में कहा है 12,000 में एक मोबाइल बेचकर अर्जित प्रतिशत लाभ 9,000 में उसी मोबाइल को बेचकर अर्जित प्रतिशत नुकसान के बराबर है। 20% का लाभ कमाने के लिए मोबाइल को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो भैया आसानी से कर पाओगे क्या, कह रहा 12,000 रुपये का एक मोबाइल को बेचकर अर्जित लाभ, जितना लाभ होता है, मतलब आप यहाँ पर जो 12,000 रुपये है इसमें से हम x यानी क्रय मूल्य अपना घटा देंगे, तो अर्जित प्रतिशत लाभ रुपये 9,000 में, लाभ रुपये 9,000 में, मतलब जितना प्रतिशत 12,000 में जो भी आपका प्रतिशत लाभ हुआ है, तो आपको पता है कि 12,000 में एक वस्तु को बेचकर, अब यहाँ पर जो ये प्रॉफिट आएगा ना, ये प्रॉफिट आएगा, और किससे प्रॉफिट हुआ है, वो x से हुआ है, परसेंटेज के लिए 100। यहाँ पर ये प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा, क्योंकि 12,000 SP था, उसमें हमने क्रय मूल्य घटा दिया, तो जितना लाभ हुआ नीचे भी क्रय मूल्य रख दिया, गुणे 100। प्रतिशत अर्जित प्रतिशत लाभ ये आया, बराबर किसके है, 9,000 में उसी मोबाइल को बेचकर अर्जित प्रतिशत नुकसान। मतलब भैया अब यहाँ पर CP में इस SP को जोड़ना पड़ेगा, SP को जोड़ना पड़ेगा। अब ये बताओ x रुपये था, उसमें कितने की हानि हुई है, अगर 9,000 रुपये इसमें घटा दें तो हानि पता चल जाएगा, और हमें CP से हुआ है, अब प्रतिशत नुकसान के बराबर है। अब यहाँ से हमको CP निकाला जा सकता है, यहाँ से CP निकाला जा सकता है, दोनों को बराबर कर दिया, 100 से 100 कट गया, x से x कट गया, x से x कट गया। अब ये बताओ, अब ये x को हम इधर लाएंगे, इस 9,000 को इधर ले जाएंगे, तो ये 9,000 जब माइनस का इधर जाएगा तो 12 9 21 हो जाएगा, 21,000 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये x व माइनस इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 2x, 2 से इसमें हम डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 एकम 2, न जाने की 0, 2 पंचे 10, ठीक है, 2 0, 10,500 रुपये आपका क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा। ठीक है, अब 10,500 हमने CP निकाल लिया है, 10,500 हमने CP निकाल लिया है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आई होप आ गया होगा। तो 10,500 अगर हमारा CP है, इस CP को हम क्या करेंगे, इसको 20% के प्रॉफिट पर बेचेंगे। अब 20% का प्रॉफिट मतलब 120, 2 जीरो कट जाएंगे, बिल्कुल 12 पंचे 60 की 0 हासिल आया 6, 12 जीरो में 0 तो 6 आ जाएगा, 12 एकम 12, एक जीरो लगा दो, 12,600 रुपये, 12,600 रुपये आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, तो विक्रय मूल्य आ जाएगा 12,600 रुपये, 12,600 रुपये। क्लियर है भाई, क्लियर है भाई।
आगे चलें, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगर आगे चलेंगे तो हमारा कौन सा क्वेश्चन आएगा इस बार? छठवां आएगा। 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 7वां क्वेश्चन है, क्योंकि हम 6 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। ये हमारा 7वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्दी से हम लोग करेंगे, क्योंकि हमको इंग्लिश वाला छुपाना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको बड़ा दिखाना है, आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसीलिए छुपाना पड़ेगा। छुपा दिए। कह रहा वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 827, 1149 और 1310 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष फल देती है? तो भैया समान शेष फल यानी समान रिमाइंडर देती है ना। इन दोनों को आपस में माइनस कर लो, इन दोनों को आपस में माइनस कर लो, ठीक है। जो समान रिमाइंडर देती है, फिर इसके बाद इनका आपको HCF निकाल देना है। इनका जो भी HCF आएगा वो HCF जो है ना, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इसे विभाजित करने प्रत्येक दिशा में इतनी शेष देती है। तो इसका मतलब ये है भैया HCF निकाल लो। HCF निकालने के बाद अब यहाँ पर आपको इन सब को डिवाइड करना है, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। जो भी रिमाइंडर देता जाएगा उस बाद में जो शेषफल आएगा उसी को इसमें ऐड कर देना है। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क देते हैं। आई होप इतना सरल क्वेश्चन तो आप कर पाएंगे। आपके लिए होमवर्क है, आप ज़रूर इसको ट्राई करना, ठीक है, ज़रूर इसको ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि देखो ऐसे सवाल हम HCF LCM नहीं करवाएंगे, आपको करना खुद है, क्योंकि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इतनी तैयारी तो आपकी होगी। 1 2 3 4 5 6 7, ये आठवां सवाल करते हैं। चलो, क्या अब ये सवाल आपको आ जाएगा? जल्दी से बताइए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये मैं इसीलिए लेकर आ रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में 55% अभ्यर्थी लड़के थे, 60% लड़के और 75% लड़कियाँ पास हुई, 315 लड़कियाँ फेल हो गई। अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या क्या थी? बिल्कुल आराम से करना है। 55% हमारे पास अभ्यर्थी क्या थे? लड़के थे। अब इसके बाद बचा कितना? 45% लड़कियाँ थी। क्लियर? अब कह रहा कि 60% लड़के और 75% लड़कियां पास हुई। अब इस लड़कों में से भी 60% पास हुए, 40% फेल हो गए। लड़कियों में 75% पास हुई और 25% फेल हो गई। क्लियर? अब कह रहा कि भैया 315 लड़कियां फेल हो गई हैं, तो मतलब 45 का 25% फेल हो गई हैं, यानी 45 का 25% अगर निकालें तो नीचे आएगा 25 चौको 100, है ना। अब इसके बाद 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ पर बचेगा 1, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 11.25 क्या हो गई हैं? फेल हो गई हैं, ठीक है। अनुत्तीर्ण होने लड़कियों की संख्या बताएं। तो अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या बताएं। जाहिर सी बात है ना। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। देखो, अब यहाँ पर 45 का 75 तो आपका पता है कि पास हुई हैं, और इसके और 25% अब तो पता है आपको क्या हो गई हैं? फेल हो गई हैं। तो 25%, तो अब ये संख्या को बांटना पड़ेगा ना पूरे 100 भाग में। तो अभी कितना आया था? 11.25 आया था कि नहीं? 11.25। तो 11.25 किसके बराबर दिया है? 315 के बराबर। दशमलव हटाओ, 2 जीरो बढ़ा लो। अब इसको 5 से काटो, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 पचम 25। फिर इसको काटो, 5 छक्का 30, 1 5 दिया 15, 63 आ गया। 5 चौको 20, 5 पचम 25। फिर काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 3 5 छक्का 30 ही आ गया। अब इसे आप 5 से 5 9 45, इसको काट दो, 5 दूनी 10, फिर 2 बचा, 5 पचम 25, फिर 1 बचा, 5 दूनी 10, 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 4 और 9 दूनी 18, 5 9 8 72, ठीक है। 28 बार में कट गया पूरी तरह से। अब 28 बार। अब अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या, अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या, तो भैया 60% लड़के तो पास हुए हैं ना, तो 40% लड़के 55 का क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। तो इसको हम निकाल देते हैं, पहले इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से। तो 55 का 40% फेल हुए हैं, हमने निकाल लिया है।
तो 55 का 40% अनुत्तीर्ण हुए हैं। 0 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 से 11 बार में, 11 दूनी 22। तो 22 ना होकर इसका 28 गुना ज़्यादा करना है ना। तो आप 8 दूनी 16 की 6 हासिल आया 1, 8 दूनी 16 1 17, 176 ये आया। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 6 7 4 11, 4 1 5 1 6, 616 लड़के क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं। 616 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं। क्लियर है भाई? ओके, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न करते हैं। ऐसे सवालों को ऐसे ही उड़ाना होगा आपको, ठीक है भाई, ऐसे ही सवालों को उड़ाना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 9 तो हमने कर लिया, ये हमारा 10 है। 10 नंबर क्वेश्चन, हम 10 नंबर प्रश्न की तरफ आ चुके हैं, जो कि हमें समय और कार्य से दिया गया है। तो इसको आप बना पाएंगे, आई होप, आप आशा करते हैं बना पाएंगे। ए, बी और सी एक कार्य को 5 8 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो भैया ए हमारा एक काम को कितने दिन में, 5 दिन में करता है। बी हमारा एक काम को 8 दिन में करता है। सी हमारे एक काम को 12 दिन में करता है। तीनों का एलसीएम कितना लेंगे? तीनों का एलसीएम ले लेंगे 60। 60 नहीं लेंगे, क्या ले लेंगे? तो 8 पंच 12 से ले लेते हैं, जो भी इनका एलसीएम आए। देखिए 5 और 8 और 12 का जब भी एलसीएम निकालना, तीनों से डिवाइड होने वाली संख्या निकालते हैं। 2 से काटेंगे ना तो 2 चौको 8, 2 छक्का 12। 2 से काटेंगे ना तो 5 ये है, ये 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब देखो, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम 2 दूनी 4 पंचे 20 दूनी 40 तिया 120। 120 इसका हम एलसीएम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कोई इशू आता है तो आप ऐसे इसको निकाल सकते हैं, मैंने बेसिक ही बता दिया, वरना मैं तो इसको डायरेक्ट लिखता 120, डायरेक्ट लिखता 120। अब इसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 को 20, 24 आ 24 पंच 120, 15 अट्ठे 120। इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, 12 दहम में 120। तीनों को हमने डिवाइड कर लिया। अब देखो आगे कह रहा है कि यदि वे एक साथ कार्य करते हैं और कार्य के लिए उन्हें 9,800 प्राप्त होते हैं तो ए का कितना हिस्सा प्राप्त होगा। तो भैया अगर हम इनको टोटल जोड़ें तो हमारे हिसाब से 4 5 और 9 9 और 2 3 4 49 हो जाएगा। 49 से इसको हम डिवाइड करते हैं तो टोटल 49 दूनी 98 होता है, यानी 200 आएगा। ए का हिस्सा पूछा है तो ए को 24 हिस्सा मिलेगा। 24 का मल्टीप्लाई कर दो, 24 दूनी 48, यानी 4,800 रुपये प्राप्त हो जाएगा। 4,800 रुपये क्या होगा दोस्त, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कितनी मजदूरी प्राप्त होगी, 4,800 रुपये। कर लोगे? आगे चलते हैं। अब तो आई होप कि कर लोगे यार, इतना तो आसान है कि कर पाओगे आप। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन नंबर 11, ये 10 तो हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला करते हैं। तो मैं ऊपर से ही उठा लेता हूँ, कोई इशू नहीं है, ये वाला ही उठा लेता हूँ क्योंकि करना तो है ही है, करना तो है ही है। तो हमारे पास जो भी क्वेश्चन है वो हम सब सॉल्व कर लेंगे। 10 क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम करवा चुके हैं, अब ऊपर से 10 करेंगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, मैं पूरी स्क्रीन पे लगा देता हूँ आपके लिए, ये लो। अब इसमें आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं यहाँ रेड कलर लेता हूँ जो दिखेगा आपको। देखिए बोर्ड माउस का यहाँ पर यूज करना है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें कौन सा यूज करना है, बोर्ड माउस का यूज करना है, बोर्ड माउस का यूज करना है। ठीक है, क्या करना है, बोर्ड माउस को यूज करना है। तो 36 सबसे पहले देखो बोर्ड माउस कहता है क्या है, कि बोर्ड माउस कहता है ये है कि ऑफ पहले सॉल्व करो। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। तो यहाँ ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 6 में से 2 गया, -4 आएगा। तो -4 ब्रैकेट में रहने दीजिए। यहाँ पर भी -4 आएगा, तो -4। यहाँ पर माइनस बीच में लगा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको ब्रैकेट में रहने दो। 4 2 तिहाई 6 4 10, 2 तिहाई 6 4 10, माइनस का 10 ये रहेगा, इसको भी ब्रैकेट में रह दो, बीच में माइनस है, भाग डिवाइड बाई 8 है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर आप यहाँ ध्यान से देखना कि ऑफ है, ऑफ का मतलब गुणा होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, 36 डिवाइड बाई 42 गुणे 6 और यहाँ पर गुणे 7। इन दोनों को अगर गुणा करेंगे फिर इसमें डिवाइड करेंगे। तो आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा।
ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और बताइएगा, इसका उत्तर 7 आएगा। मैं आपको बता देता हूँ, टाइम ज़्यादा हम आपको गंवाना नहीं है हमें, क्योंकि 40 मिनट में हमें क्वेश्चन पूरे भी करने हैं। तो इस प्रश्न को आप अपने अपने घर पे ट्राई करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व करके बताइएगा कि क्या इस प्रश्न का जवाब 7 आ रहा है। ठीक है, तो आपको 7 इस प्रश्न का जवाब लाना है, कैसे भी लाना है और आपको बताना है। अगर नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, मैं कल इस क्वेश्चन को करवाऊंगा, आपके सामने लेकर आऊँगा, सबसे पहले करवाऊँगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, क्योंकि ऐसे सवाल में अगर समय हम इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमें और भी क्वेश्चन करने हैं। एग्जाम में भी आपको ऐसे सवाल छोड़ के चलने हैं, क्योंकि ये टाइम आपका लेंगे और ऐसे प्रश्न के चक्कर में आपने 2 और 3 प्रश्न छोड़ दिए तो दिक्कत आएगी। इसलिए ऐसे प्रश्न को अगर आया तो उसको आपको रिवाइड करना है, बाद में ही करना है। ठीक है, अगर नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और आ जाएगा तो ठीक है, समय की बचत होगी। 2 संख्याओं का लासा भैया 840 है और मासा 7 है। एक संख्या 56 है तो 56 का डिवाइड कर दो, दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी। 7 8 56 कट गया, 8 एकम 8 न जाने की 0, 8 5 40। दूसरी संख्या आ जाएगी 105। कितनी आ जाएगी? 105 आ जाएगी दूसरी संख्या। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल। ये भी बोर्ड मॉस का ही है, आप इसको भी देख सकते हैं। तो इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, खुल चुका है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि 40 3/4 ऑफ का मतलब गुणा होता है। तो 3/4 ये है, ऑफ का मतलब गुणा 32 होता है। 4 8 32, 8 त्रिक 24, 24 और 40 कितना हो गया? 4 और 4 2 6 64। यहाँ पर ये सॉल्व करोगे 28 बचेगा। 28 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 7 28, 7 त्रिक 21, 21 और 37 जोड़ दो, 21 और 37, 7 1 8 और 3 2 5, 58। भैया 64 ऊपर हो जाएगा, 58 नीचे, मैंने सॉल्व कर लिया। 64 ऊपर हो जाएगा, 58 नीचे, मैंने सॉल्व कर लिया। आपको भी सॉल्व करना है तो एक बार सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 64/58, 2 से डिवाइड करो, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 नहीं 18, 29 एकम 29। यहाँ पर बचा कितना? 30 31 32, 3। एक सही 3/29 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक सही 3/29 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, आगे चलें। चलो अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैंने अभी लिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए, एक परीक्षा में संदीप को उत्तीर्ण अंकों से 55% कम अंक मिले, उसे 223.2 अंक मिले। ठीक है, 55% कम अंक मिले। एक परीक्षा में संदीप को उत्तीर्ण अंकों से 55% कम अंक मिले और उसे 223.2 अंक मिले। ठीक है, यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 62% है तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? भैया यहाँ पर ये बताओ, 62% आपका क्या है? पास मार्किंग है। अब उसमें जो है 55% कम अंक मिले हैं उत्तीर्ण अंकों से, तो भैया इसका 55% कितना होगा? पहले ये निकाल लो। 5 से 11 बार में, 5 से 20 बार में, 2 से काटोगे 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, एक अंक के बाद दशमलव, 11 31 गुणे 1.1, 11 एकम 11 हासिल आए 1, 11 तिया 33, 1 34, 34.1 कम प्रतिशत जो है कम मिला है। यानी भैया उसे 62 मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले कितने हैं? 34.1 घटा दो 0.0, तो यहाँ पर आएगा 9। देखो मैं ब्लैक ले लेता हूँ इसकी जगह पे, मैंने ये सब तो कर लिया, इसको तो हटाना ही दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या आएगा कि भैया 9, और यहाँ पर 11 में से 4 गया 7 आ जाएगा, और यहाँ 5 में से 3 गया 2 आ जा 27.9 कम मिला, मतलब इतना 34.1 कम मिला है। तो मिला कितना है?
मिला कितना है 27.9। अब इसमें अगर हम 34.1 जोड़ देते तो ये हमारे पास 62% लगभग बन जाता है ना। तो ये किसके बराबर है 200, ये प्रतिशत में है भाई साहब, किसके बराबर है 223.2 के बराबर है। तो अब ये बताइए कि 223.2 के बराबर है तो इसको काटना पड़ेगा, है ना। अब इसको काटना पड़ेगा, तो अब ये 200 जो 27.9 आया है उसको इसके बराबर कर देना 223.2 के, है ना। 223.2 के बराबर कर देना, जितना भी भाग जाए उसमें 100 का गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये कौन सा, ये वाला सवाल, ये सवाल आपका रहा। जल्दी जल्दी मैं करवा रहा हूँ इसलिए क्योंकि टाइम अपने पास नहीं रहता है और इतने ही टाइम में ही सारे प्रश्न करने होते हैं। बस कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, कैलकुलेशन तो आपको ही करना है। किसी उधार दी गई राशि पर 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच अंतर 3 वर्ष का मैंने बताया था आपको। जब भी आ जाए इसमें आपको क्या करना है, प्रिंसिपल गुणे R/100 की पावर स्क्वायर इंटू 3 प्लस R/100, ये बताया था 3 साल के लिए। ठीक है, तो डिफरेंट हमारा 432 है। 432 बराबर किसके हो जाएगा, प्रिंसिपल तो हमको निकालना है। 20% की दर है तो 20/100 1/5, यानी 1/5 का स्क्वायर करेंगे तो 1/25 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर 20/100 1/5, 5 × 15 16/5 ये हो जाएगा। अब इसको हम काटेंगे, 16 दूनिया 32। अब हमारे पास यहाँ पर बचा कितना, 32 8 3 11, 16 7 112, है ना। ठीक है भाई। अब यहाँ पर 27 और 25 पंचे 125, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 27 गुणा 125 125 गुणा कर लीजिएगा। 27 गुणा 125 का आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन से करेंगे तो जल्दी आ जाएगा क्योंकि इकाई अंक पकड़ सकते हैं आप। ठीक है, तो 3 साल के लिए ये कर लेंगे और अगर 2 साल का है तो ये वाला हटा देना। अगर 2 साल का पूछे तो ये वाला मत रखना जिसको मैंने क्रॉस कर दिया है। 2 साल के लिए केवल प्रिंसिपल गुणे R/100 का स्क्वायर बराबर अंतर के होता है। अगर 3 साल का है तो आगे वाला थोड़ा सा ये भाग 3 प्लस R/100 ऐड कर देना, जैसे कि इसमें मैंने बताया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हम लेकर आते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आपकी स्क्रीन पर ये रहा अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा सवाल पूछा भी जा सकता है आपसे। तो यहाँ पर आपको देखो एक चक्रवृद्धि या 2 वर्ष का ये दिया है, 3 वर्ष का ये दिया है, दोनों का अंतर निकाल लो पहले। तो 2977.54 में हम घटाएंगे कितना, 2809 माइनस करेंगे 54, यहाँ 0.17 में से 9 गया 8, यहाँ पर 6 है ना, 9 में से 8 गया 1, 168.54 का अंतर है। बटे रखेंगे 2809 मल्टीप्लाई के लिए 100, क्योंकि अंतर 2 और 3 में 1 आता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, दशमलव हटाएंगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो से 100 ख़त्म। अब 6 नहीं, 6 बार में देखो इकाई अंक 2 से गुणा करेंगे तो 2 से नहीं आएगा, 3 से 3 9 27 नहीं आएगा, 6 से करने पर आ जाएगा। तो 6 भाग यानी 6 बार में कट जाएगा, तो 6% इसका सही उत्तर होगा। आप इसका गुणा करा लीजिएगा 2809 में 6 का, तो ऊपर वाली राशि प्राप्त हो जाएगी 16854। ठीक है, तो 6 गुना ये दिया गया है। क्लियर, आपको विश्वास नहीं आता तो आप गुणा करके देख लीजिएगा। 2809 में हम 6 का मल्टीप्लाई करा के आपको दिखा देते हैं। ठीक है भाई, तो 2809 में अगर 6 का मल्टी 6 की 54 की 4, ये 5 आया गया, 6 8 48 की 8, हासिल आया आपका 4, 6 दूनी 12 4 16, 168.54 आया था ना अंतर। ये देखो कट गया ना 6 बार में। क्लियर, आगे चले। चलो अगला सवाल। अगला सवाल क्या है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5, ये 6वां सवाल, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। 1 2 3 4 5 ये वाला लेते हैं। ये सवाल आपका इम्पोर्टेंट है।
कर पाओगे तो बताना, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। एक ट्रक चालक को 4 घंटे में कुल 260 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। वह पहले क्या करता है, 75 मिनट के लिए 56 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और अगले 90 किलोमीटर की दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ड्राइविंग करता है। यात्रा को 4 घंटे में पूरा करने के लिए उसे शेष दूरी को किस गति से चलना होगा? तो भैया यहाँ पर सबसे पहले 4 घंटे में कुल 260 किलोमीटर तय करनी थी, लेकिन पहले उसने क्या किया, 75 मिनट में 56 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, है ना, और फिर अगले 90 किलोमीटर की दूरी 260 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। वह पहले 75 मिनट के लिए ये गलत हो रहा है यार, तो 75 मिनट के लिए, तो इसको हम घंटे में बना लेना। 75 मिनट को घंटे में बनाएंगे, नीचे 60 आएगा। 15 पचे 75, 15 चौको 60, यानी 5/4 जो आ रहा है ये क्या है, घंटे में है समय। तो हमको दूरी अगर निकालनी है तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो 5/4 गुणे चाल कितना है, 56। 4 एकम 4, 4 चौको 16, 16 14 5 70, 70 किलोमीटर की दूरी उसने पहले तय की थी। 70 किलोमीटर की दूरी तय कर ली उसने, क्लियर। अब अगले 90 किलोमीटर की दूरी, यानी 70 किलोमीटर की दूरी वो टोटल तय कर चुका है। अब 90 किलोमीटर की दूरी को हम 60 किलोमीटर प्रति की स्पीड से चलेंगे, तो 75 मिनट तो ऑलरेडी हम चल चुके हैं ना। तो यहाँ पर हमारे पास 90 किलोमीटर की दूरी अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की ड्राइव करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 0 0 कट गया, 3 त्रिको 9, 3 दूनी 6, यानी 1.5 घंटे लगने वाले हैं। 1.5 घंटे यहाँ लग गए और 4 से इसको डिवाइड करेंगे, ये घंटे लग रहे थे, तो 4 एकम 4, यहाँ पर बचा 1.4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 1.25 घंटे यहाँ लग गए। तो भैया हमने दूरी कितनी 70 और 90 चल ली है, 70 और 90 चल ली है। तो हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि कैसे करना है जल्दी से इसको। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया है कि 1.25 दूरी ये टाइम लगाया है और 1.5 टाइम यहाँ लगा दिया है। टाइम टोटल कितना, 5 2 7, यानी 2 घंटे 75 मिनट हमने यहाँ पे 2 घंटे 75 मिनट हमने लगभग लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हमने क्या कहा है कि यहाँ पर टोटल दूरी 9 7 16 160 किलोमीटर की दूरी चल चुके हैं। तो हमारे पास केवल 100 किलोमीटर की दूरी शेष बची है और 4 घंटे में ही पूरी करनी है। तो भैया 4 घंटे में से टाइम कितना अभी बचा हुआ है हमारे पास, तो 4 घंटे को मिनट में बना लो। तो यहाँ पर 60 का गुणा कर लो, 6 चौक 24, 240 मिनट हमारे पास शेष है। और अगर हम देखें कि 75 मिनट तो ये हमारे पास है, 2 घंटे ये 60, ये 60 और 75 कितना हुआ, 5 7 6 13, 135 मिनट ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं। तो 135 हटा दो, यहाँ 5 बचेगा, 3 में से 3 गया 0, 2 में से गया 1, यानी 105 मिनट अभी हमारे पास बचा हुआ है। 105 मिनट में इसको तय करना है, 105 मिनट में इसको तय करना है। 105 मिनट को हम घंटे में बना लेंगे, तो क्योंकि ये किलोमीटर में दूरी है तो घंटे में बनाएंगे तो 60 का भाग करेंगे। तो यहाँ 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और यहाँ पर 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 12, 3 सते 21, 3 चौको 12, 7/4, यानी 100 किलोमीटर की जो दूरी है उसे हम 7/4 की स्पीड से तय करेंगे। 4 ऊपर हो जाएगा, यानी 400, ये 7, ये 7 से डिवाइड करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7 पना 35, 35 और यहाँ पर 5 बचा, फिर 7 पना 35, 7 पना 35 से 5 बचा, 7 सते 49, 57 कुछ किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना होगा शेष दूरी को तय करने के लिए। क्लियर है? तो आप इसे कर लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए इस क्वेश्चन का, और स्क्रीनशॉट लेकर के आप खुद ट्राई करिए कि इसका जवाब क्या आएगा। इसके बाद हम इसको आपका अपना आंसर ज़रूर कमेंट करना कि आपका आंसर इसमें क्या आया है। ठीक है, ज़रूर कमेंट करना आप लोग।